आज की इस चर्चा में हम कक्षा 6 के इतिहास के अध्याय समय रेखा और उसके स्रोत के ड्राफ्ट की गहराई से समीक्षा कर रहे हैं। बिना समय बर्बाद किए सीधे हमारे पहले विषय पर आते हैं। तो पृथ्वी के जो 4.5 अरब वर्ष का विशाल इतिहास है और उसमें मानव के 3 लाख वर्ष का जो हिस्सा है, उसका अनुपात केवल तथ्यों और तिथियों की एक सूची के रूप में अपना वास्तविक प्रभाव खो देता है। बिल्कुल खो देता है। ये इस ड्राफ्ट की सबसे पहली और स्पष्ट कमजोरी है। मतलब सामग्री में क्रमिक रूप से बताया गया है कि पहले एक कोशिकीय जीव आए, फिर ऑक्सीजन बनी, फिर जीवाणु आए। हाँ, स्पंज, प्रवाल, मछलियां और फिर वो डायनासोर। हाँ, 300 करोड़ वर्ष पूर्व डायनासोर और अंत में कहीं जाकर 3 लाख वर्ष पूर्व होमोसेपियंस यानी आधुनिक मानव का उदय हुआ। परेशानी ये है कि एक पाठक या श्रोता के रूप में इन अरबों और करोड़ों वर्षों के बीच का जो अंतराल है ना, उसे मानसिक रूप से समझ पाना लगभग असंभव है। एकदम असंभव है। हमारा दिमाग इस तरह डिजाइन ही नहीं है। सही कहा। ये तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल सही है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लेकर निएंडरथल और फिर होमोसेपियंस तक का सफर हुआ। लेकिन ये सब इस विशाल सूची में दबसा जाता है। इसका जो पैमाना है वो पाठक को महसूस ही नहीं होता। हाँ, मैं भी अक्सर इसी बात पर गौर करता हूँ कि जब हम करोड़ों या अरबों की बात करते हैं तो मानव मस्तिष्क अक्सर शून्य गिनना ही बंद कर देता है। अगर मैं कहूँ कि 3 लाख साल और 4 अरब साल, तो सुनने में दोनों बस बहुत पुराने ही लगते हैं। हाँ, बस पुराना है ऐसा लगता है। तो क्या हम इस विशाल कालखंड को समझाने के लिए एक आनुपातिक सादृश्य मतलब कोई प्रोपोर्शनल एनालॉजी का उपयोग नहीं कर सकते, जिससे पाठक इस समय रेखा के पैमाने को सच में भौतिक रूप से महसूस कर सके? ये सुझाव बहुत सटीक है। केवल संख्याएं देने के बजाय हमें इस अनुपात को किसी ऐसी चीज में बदलना होगा जिसे 11 या 12 साल का बच्चा रोजाना देखता हो। आप किस तरह की एनालॉजी के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, मान लीजिए हम 1000 पन्नों की एक विशाल किताब का उदाहरण लें। हम सामग्री में ये लिख सकते हैं कि यदि पृथ्वी का इतिहास 1000 पन्नों की भारी भरकम किताब है, तो पहले 999 पन्नों पर इंसानों का कोई नामो निशान ही नहीं है। अरे वाह, हाँ। और डायनासोर शायद 900वें पन्ने के आसपास आते हैं और गायब हो जाते हैं। मनुष्य का संपूर्ण इतिहास, हमारे सारे युद्ध, सारे आविष्कार केवल उस किताब के एकदम अंतिम पन्ने के आखिरी कुछ शब्दों में सिमटा हुआ है। ये उदाहरण अच्छे से काम करता है, लेकिन मुझे लगता है इसे और भी अधिक दृश्यमान बनाया जा सकता है। किताब की जगह ना 24 घंटे की एक घड़ी का उपयोग करना ज्यादा प्रभावशाली होगा। अच्छा, घड़ी वाला उदाहरण? हाँ, क्योंकि हम हर दिन समय को घंटों और मिनटों में जीते हैं। तो कल्पना कीजिए कि पृथ्वी का जन्म रात के ठीक 12 बजे हुआ था। यानी हम पूरे 4.5 अरब वर्ष को एक ही दिन मान रहे हैं। बिल्कुल। उस घड़ी के हिसाब से सुबह होती है, दोपहर होती है और शाम बस यूं ही बीत जाती है। इस पूरे समय में कोई बड़ा जीवन है ही नहीं। केवल एक कोशिकीय जीव और ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। और डायनासोर कब आते हैं इसमें? डायनासोर रात 11 बजे के आसपास तस्वीर में आते हैं और हम यानी जो होमोसेपियंस हैं, हम रात के 11:59 और कुछ सेकंड पर ही प्रकट होते हैं। 11:59 और कुछ सेकंड। ये सच में एक ऐसा चित्र बनाता है जो दिमाग में छप जाता है। अगर इंसान आखिरी सेकंड में आए हैं, तो हमारा पूरा लिखित इतिहास, मिस्र के पिरामिड, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब कुछ तो बस एक पलक झपकने के बराबर हुआ ना? एकदम सही। यही वो प्रभाव है जो हम पैदा करना चाहते हैं। जब आप ये एनालॉजी इस्तेमाल करते हैं तो 4.5 अरब वर्ष केवल एक खाली संख्या नहीं रह जाती। हाँ, वो एक खालीपन का एहसास कराती है। आप पाठक को ये समझा रहे हैं कि इस ग्रह के इतिहास में इंसान कितने नए मेहमान हैं। ये तरीका इस अध्याय के मूल उद्देश्य को एकदम स्पष्ट करता है कि समय कितना गहरा है। और देखिए, जब हम समय की इस अथाह गहराई और उसमें अपने छोटे से अस्तित्व को समझ लेते हैं, तो दिमाग में एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है। क्या सवाल? यही कि अगर इंसान इस 24 घंटे की घड़ी के आखिरी कुछ सेकंड में ही आया है, तो हमें उन शुरुआती 23 घंटों और 59 मिनटों के बारे में पता कैसे चला, जो हमें इस ड्राफ्ट के अगले विषय की ओर ले जाता है? हाँ, बिल्कुल। तो हमारा अगला मुख्य मुद्दा है
इतिहासकार और विज्ञान के अन्य विशेषज्ञों के बीच के सहयोग का प्रस्तुतिकरण, जो वर्तमान ड्राफ्ट में एक सूखी सैद्धांतिक सूची की तरह किया गया है, जबकि वास्तव में ये एक बेहद सक्रिय और रोमांचक जांच प्रक्रिया है। मैंने भी नोट्स पढ़ते हुए यही महसूस किया। सामग्री में भूविज्ञानी, जीवाश्म विज्ञानी, मानव विज्ञानी और पुरातत्वविद के कार्यों को अलग-अलग बॉक्स या पैराग्राफ में परिभाषित कर दिया गया है। हाँ, एकदम डिक्शनरी की तरह। बिल्कुल, ये तो बताया गया है कि इतिहासकार एक निर्णायक की तरह काम करता है, खासकर तब जब दो स्रोतों में टकराव हो। लेकिन ये सब ऐसा लगता है जैसे हम कोई शब्दकोश रट रहे हों। यही तो इस हिस्से की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये पूरी प्रक्रिया अलग-अलग खानों में या कहूँ तो साइलोज में बटी हुई लगती है। श्रोता को ये स्पष्ट ही नहीं होता कि ये सभी विशेषज्ञ एक साथ मिलकर किसी ऐतिहासिक गुत्थी को आखिर सुलझाते कैसे हैं। हाँ, क्योंकि जब आप केवल परिभाषाएं देते हैं तो आप ये नहीं बता रहे कि ज्ञान का निर्माण असल में कैसे होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है कि इस हिस्से को सुधारने के लिए हमें स्रोतों और विशेषज्ञों के कार्य को एक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के दृष्टिकोण से फिर से फ्रेम करना चाहिए। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, ये बहुत दिलचस्प एंगल है। हाँ, हमें ये दिखाना चाहिए कि जब साहित्यिक स्रोत विरोधाभासी होते हैं तो वैज्ञानिक साक्ष्य कैसे निर्णायक बनते हैं। इसे एक पहेली सुलझाने की प्रक्रिया की तरह पेश करना चाहिए। तो ये जो जांच प्रक्रिया है, ये काम कैसे करेगी? इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं आप? मान लीजिए किसी प्राचीन साहित्यिक ग्रंथ में या किसी मौखिक लोक साहित्य में किसी महान युद्ध या बहुत बड़े अकाल का वर्णन है। ग्रंथ में लिखा है कि एक महान राजा ने एक विशाल सेना को हराया। ठीक है। अब इतिहासकार इस पर सीधे और आंख मूंदकर विश्वास नहीं करता। वह एक अन्वेषक या जासूस की तरह काम करता है और सबसे पहले उस स्थान पर खुदाई के लिए पुरातत्वविदों को बुलाता है। और जब पुरातत्वविद वहां खुदाई करते हैं तो उन्हें शायद कोई महल नहीं मिलता, बल्कि कुछ जली हुई हड्डियां या राख में दबा हुआ अनाज मिलता है। बिल्कुल, अब पहेली उलझा जाती है। साहित्य कुछ और कह रहा है और जमीन कुछ और कह रही है। यहीं पर इतिहासकार और पुरातत्वविद अपनी टीम के बाकी वैज्ञानिकों को बुलाते हैं। यानी वे जीवाश्म विज्ञानी और अन्य वैज्ञानिकों को लाते हैं जो उन हड्डियों और अनाज की कार्बन डेटिंग करते हैं। सही पकड़ा। क्या वो अनाज उसी काल का है जिस काल का वो राजा था? वे जेनेटिक्स या आनुवांशिकी की जांच करते हैं ये जानने के लिए कि क्या वहां मरने वाले लोग बाहरी सैनिक थे या वहीं के कमजोर किसान। और अगर वहां कोई पुराना शिलालेख या पत्थर मिलता है तो पुरालेख शास्त्री को बुलाया जाता है ताकि वो उस प्राचीन लिपि को पढ़ सके। हाँ, और ड्राफ्ट में जद्दूनाथ सरकार और फारूकी द्वारा औरंगजेब के इतिहास लेखन का जो विरोधाभास बताया गया है ना, उसे भी इसी लेंस से देखा जा सकता है। मतलब जब दो इतिहासकार किसी विषय पर असहमत होते हैं तो वे केवल किताबों से नहीं लड़ते। बिल्कुल नहीं, वे जमीन से निकलने वाले नए साक्ष्यों, सिक्कों और फरमानों का इंतजार करते हैं। ये तरीका पूरी तरह से ये स्पष्ट कर देता है कि इतिहासकार कोई अकेले कमरे में बैठा लेखक नहीं है। हाँ, वो एक पूरी वैज्ञानिक टीम का कप्तान है जो अतीत के सच को पहेली के अलग-अलग टुकड़ों से जोड़ता है। और इससे ये भी पता चलता है कि इतिहास स्थिर नहीं है। जैसे ही कोई नया वैज्ञानिक साक्ष्य मिलता है, इतिहास की कहानी तुरंत बदल सकती है। सही कहा। जब आप इस क्राइम सीन वाली एनालॉजी का उपयोग करते हैं तो बच्चों को परिभाषाएं रटने की जरूरत नहीं पड़ती। पाठक खुद समझ जाता है कि भूविज्ञानी मिट्टी की परतें चेक कर रहा है और पुरालेख शास्त्री भाषा पढ़ रहा है। वे सब एक टीम है। बिल्कुल। अब देखिए, सुरागों को इकट्ठा करके अतीत की घटनाओं का पता लगाना एक बात है, लेकिन उन घटनाओं को एक व्यवस्थित क्रम में रखना एक बिल्कुल अलग चुनौती है। हाँ, वो तो है। अगर चीन में कोई घटना हुई और उसी समय भारत में कुछ हुआ, तो हम कैसे तय करेंगे कि वे एक ही समय में हुए? इसके लिए हमें एक साझा कैलेंडर की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, और यही हम इस ड्राफ्ट की तीसरी बड़ी कमजोरी पर आते हैं। एडी बीसी से सीई में जो बदलाव है और ग्रेगोरियन कैलेंडर में 0 वर्ष की जो अनुपस्थिति है, उसे पूरी तरह से गणितीय तरीके से समझाया गया है। हाँ, जो कि इसके पीछे के गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। एकदम सही। सामग्री में बताया गया है कि 1582 में पोप ग्रेगरी अष्टम ने जूलियन कैलेंडर की जगह ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू किया क्योंकि पुराने कैलेंडर में लीप वर्ष की कुछ कमियां थीं।
और इसके बाद ये बताया गया है कि एक BCE और एक CE के बीच कोई शून्य वर्ष नहीं होता। ड्राफ्ट इसे 2 + 2 - 1 = 3 वर्ष का अंतर जैसे गणितीय सूत्र से समझाता है। हाँ, ताकि छात्र गौतम बुद्ध के जन्म की आज के वर्ष से गणना कर सकें। सूत्र और गणना देना ठीक है, लेकिन कमजोरी ये है कि ये तरीका बहुत ज्यादा तकनीकी हो गया है। एकदम गणितीय पहेली जैसा लगता है ये तो। हाँ, श्रोता को ये महसूस ही नहीं होता कि कॉमन एरा की अवधारणा आखिर लाई ही क्यों गई। समय का मापन केवल कुछ दिनों को जोड़ने या घटाने का विषय थोड़ी है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं तो ये कहूँगा कि हमें इन गणितीय सूत्रों को एकदम सेकेंडरी या द्वितीयक रखना चाहिए और इस बदलाव पीछे की जो सांस्कृतिक और मानवीय यात्रा है उस पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप इसे सामग्री में कैसे शामिल करेंगे? हमें ये समझाना चाहिए कि समय की गणना का यह मानकीकरण दुनिया भर के समाजों को एक साथ लाने का एक प्रयास था। ये स्पष्ट करना चाहिए कि AD जिसका अर्थ एनो डोमिनी है और BC यानी बिफोर क्राइस्ट मुख्य रूप से ईसाई धर्म और ईसा मसीह के जन्म पर केंद्रित थे। बिल्कुल, और जब यूरोप दुनिया के अन्य हिस्सों पर हावी हुआ तो ये कैलेंडर पूरे दुनिया में फैल गया। हाँ, लेकिन जब इतिहास वैश्विक हो गया और अलग-अलग संस्कृतियां आपस में जुड़ने लगीं, तो गैर ईसाई धर्मों जैसे इस्लाम, हिंदू, बौद्ध, इन सब के लिए एक तटस्थ प्रणाली की आवश्यकता महसूस हुई। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। दुनिया ने कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा को इसलिए अपनाया ताकि इतिहास को किसी एक धर्म के चश्मे से ना देखा जाए। हाँ, ये केवल नाम का बदलाव नहीं था। बिल्कुल नहीं, यह इस बात की स्वीकारोक्ति थी कि इतिहास पूरी मानवता का है, किसी एक क्षेत्र या धर्म का नहीं। यह वैश्विक समावेशन का एक बहुत बड़ा कदम था। और जहाँ तक शून्य वर्ष के न होने की बात है, मैं नोट्स पढ़ते समय भी सोच रहा था कि क्या वे लोग शून्य गिनना ही भूल गए थे? अरे नहीं। तो इसे एक गणितीय सूत्र के रूप में पेश करने के बजाय इसे एक ऐतिहासिक भूल या कहूँ तो रोचक तथ्य के रूप में पेश करना चाहिए ना? असल में ये कोई गणितीय पहेली है ही नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक विसंगति है। जिस समय ये कैलेंडर प्रणाली विकसित हो रही थी, उस समय यूरोप में शून्य की अवधारणा का कैलेंडर निर्माण में प्रयोग ही नहीं हुआ था। अच्छा, क्योंकि शून्य की अवधारणा तो भारत से गई थी। बिल्कुल, और उस समय तक ये यूरोपीय कैलेंडर निर्माताओं की गणनाओं में गहराई से शामिल नहीं हुई थी। इसीलिए उन्होंने एक BCE के ठीक बाद एक CE शुरू कर दिया। अरे वाह, ये कितनी दिलचस्प बात है। ये दिखाता है कि हमारे कैलेंडर जिन्हें हम पत्थर की लकीर मानते हैं, वे असल में कितने मानवीय और अपूर्ण हैं। हाँ, वे उस समय के ज्ञान और उनकी सीमाओं को दर्शाते हैं। बिल्कुल। अगर हम इस शून्य के ना होने को इस नजरिए से पेश करें तो ये महज एक गणितीय सूत्र न रहकर मानव विज्ञान और इतिहास का एक बहुत ही जीवंत हिस्सा बन जाता है। यही तो वो तरीका है जिससे आप किसी भी उबाऊ तकनीकी विवरण को एक दिलचस्प कहानी में बदल देते हैं। आप पाठक को बता रहे हैं कि इतिहास केवल अतीत में क्या हुआ ये नहीं है, बल्कि हमने उस अतीत को दर्ज कैसे किया ये भी इतिहास का ही हिस्सा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पूरी चर्चा हमें एक ही निष्कर्ष पर लाती है कि तथ्यों को केवल प्रस्तुत कर देना पर्याप्त नहीं है, उन्हें पाठक के अनुभव से जोड़ना बहुत आवश्यक है। हाँ, तो आज हमने इस ड्राफ्ट को बेहतर बनाने के लिए 3 प्रमुख क्षेत्रों पर बात की है। सबसे पहले समय के विशाल पैमाने को समझाने के लिए 24 घंटे की घड़ी जैसे आनुपातिक उदाहरणों का उपयोग करें, ताकि पाठक 4.5 अरब वर्ष की विशालता और उसमें हमारे छोटे से समय को सही में महसूस कर सकें। दूसरा, इतिहासकार और विभिन्न वैज्ञानिकों के काम को किसी डिक्शनरी की तरह परिभाषित करने के बजाय उसे एक सक्रिय क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन या जासूसी जांच की तरह प्रस्तुत करें। दिखाएं कि वे एक टीम की तरह अतीत की पहेली कैसे सुलझाते हैं। और अंत में कैलेंडर प्रणालियों में जो CE और BCE का बदलाव है और शून्य वर्ष के न होने की बात है, उसे केवल गणित के बजाय सांस्कृतिक बदलाव, वैश्विक तटस्थता और एक दिलचस्प ऐतिहासिक विसंगति के नजरिए से समझाएं। मुझे यकीन है कि इन बदलावों से यह सामग्री महज एक पाठ्यपुस्तक से उठकर एक जीवंत अनुभव बन जाएगी। बिल्कुल बन जाएगी। हम श्रोता को दृढ़ता से प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपने ड्राफ्ट में इन व्यावहारिक बदलावों को शामिल करें और हमें फिर से भेजें। हम आगे भी आपके सामग्री के नए संस्करण पर गहराई से चर्चा करना पसंद करेंगे।